हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज की। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल @एजुकेशन हब 940 को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, जिससे आपको नॉलेज और बढ़े। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए @एजुकेशन हब 940। तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में उपस्थित वे पदार्थ जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, वन, पौधे, कच्चा तेल, ठीक है, इत्यादि। ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीनीकरण संसाधन, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा होता है अनवीनीकरण संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नवीनीकरण संसाधन क्या। तो नवीनीकरण संसाधन के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे संपदा जो प्रयोग होने के बाद पुनः भू जैविक रासायनिक चक्र से होकर शीघ्र पुनः प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका हम यूज करके और उनको जैसे हम फेंक देते हैं तो वह जमीन में जाकर गलकर वापस यूज में आ जाते हैं या खाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम इसका अच्छा खासा उदाहरण ले सकते हैं। जो एक खाद होती है, जो हमारी खाद बनती है, जो वो पशुओं के मल आदि इन सब चीज़ों से बनती है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेस में आता है। ठीक है, जैसे जल, वायु, मृदा, जीव, इसी प्रकार की जो संपदा है इनसे रिलेटेड। जैसे हम जल का यूज भी हम बार बार उसको उबाल कर उसको स्टोर करके हम कर सकते हैं। वायु का भी हम प्रयोग करते हैं। मृदा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आपको मल वगैरह के बारे में, जीव का उपयोग हम करते रहते हैं। ये सब किस में आते हैं? नवीकरण संसाधन में। ठीक है, इसका एक मुख्य उदाहरण है ये लकड़ी। ठीक है, हम लकड़ी को जलाकर इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे लकड़ी का प्रयोग नहीं होता है तो ये अगर इसे जमीन में छोड़ दिया जाए तो ये खाद के रूप में बन जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण लकड़ी को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अनवीकरण संसाधन। ठीक है, अनवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद पुनः भू जैविक रासायनिक चक्र से प्राप्त नहीं होते, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अनवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, मिट्टी का तेल इत्यादि। ये कैसे हैं? अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पेट्रोल का यूज कर लेते तो वो जलकर धुएं में बनके वातावरण में चला जाता है। ऐसे ही कोयला होता है, इसका यूज करके हम आग में यूज कर लेते हैं, यह जलकर धुएं के रूप में वातावरण में फैल जाता है। इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये एक राख या ऐश बन जाती है। तो ऐसे संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। ठीक है, अगला बात करते हैं प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो इसका जो पहला है वह है भूमि संरक्षण। ठीक है, जो भी हमारे प्राकृतिक संपदा है उनका हमें संरक्षण कैसे और करना क्यों करना चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखना तथा मृदा अपवर्तन रोकने के लिए इस फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ठीक है, भूमि संरक्षण में क्या होता है कि भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखने के लिए उसकी धीरे धीरे करके उसे फसल के रूप में उसकी खुदाई वगैरह करते रहना चाहिए, जैसे मिट्टी उपजाऊ बनी रह सके। ठीक है, सघन फसल को बोते रहना चाहिए, जो भी वर्ष की फसलें हैं उनको बोते रहना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। ठीक है, इससे भूमि की संरक्षण व उर्वरता बढ़ती है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें अच्छे तरीके से और कई ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, ये भूमि संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि भूमि संरक्षण के लिए अगर वृक्ष लगाएंगे तो वहां नमी होगी। ठीक है, नमी होगी तो इससे भूमि अच्छी उर्वर हो जाती है। खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना, जो भी हमारी खाद हैं, नेचुरल खाद है, उनका उपयोग करना।
अगला है वन संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वनों के कटाव को रोकना चाहिए। वनों के विनाश से भूमि का अपवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? वनों के कटाव से भूमि का अपवर्तन होता है। ठीक है, जिससे बाढ़ आने का खतरा होता है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वहां की जमीन, जो भूमि है वो ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, उससे अगर यदि पानी बढ़ता है तो वो पानी अपने साथ जमीन को या भूमि को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इससे भूमि का कटाव होता है। ठीक है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमें वन संरक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगला है हमारा जल संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण तथा जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, यह क्रिया भूमिगत जल को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या होता है कि जल संरक्षण के लिए जंगलों को सुरक्षित इसलिए रखना चाहिए कि जब बारिश होती है, ठीक है, तो जल क्या करता है, वो वृक्ष क्या करते हैं कि जल को सीधा जमीन में अपनी जड़ों के द्वारा पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसलिए जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अधिक आवश्यक है। अगला है, यही मैंने बताया, जिससे जल पेड़ों की जड़ों के सहारे भूमि में चला जाता है। किससे चला जाता है? जो वर्षा का जल होता है वो पेड़ों की जड़ों के साथ भूमि में अधिक मात्रा में चला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक जलागारों का क्या करना? उनका संरक्षण करना। जैसे प्राकृतिक जो भी जलाशय हैं उनको अच्छे तरीके से साफ सफाई रखना, मानव निर्मित जलाशयों को भी बढ़ावा देना। ठीक है, झीलों पर भी संरक्षण अधिक करना, उनमें कूड़ा करकट या किसी भी प्रकार की मिट्टी ना डालना। ठीक है, इसकी से ही जल संरक्षण होता है। ठीक है, नए जल भंडार व बांध बनाना। ठीक है, जो भी नए जल भंडार हैं और नदियों पर बांध हैं उनको बनाना। ठीक है, वर्षा के जल को एकत्रित करना। क्या करना? वर्षा के जल को एकत्रित करना। जल का प्रदूषण। ठीक है, कारखानों से जो निकलने वाले हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी कारखानों से अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको कभी भी नदियों में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इस संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वहां की मछलियां भी प्रदूषित होकर मर जाती हैं। ठीक है, जल संरक्षण में जो भी कारखानों से क्या होता है, डायरेक्ट जो कारखाने का अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे वहां के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, इसलिए जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगला है वन्य प्राणियों का संरक्षण। ठीक है, वन्य जीवों के शिकार पर रोक। क्या होता है कि जंगलों में वन्य जीवों पर अधिक शिकार किए जाते हैं, जिससे उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है? उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं और उनके होने ना होने का खतरा बना रहता है। मनुष्य काफी समय से वन्य जीवों का शिकार करता आ रहा है, जिससे वे विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्य आज से नहीं, करीब करोड़ों सालों से वन्य जीवों का शिकार करता आ रहा है, जिससे कि उनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। इनको बचाने के लिए हमें शिकार की रोक पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक शिकार होने वाले वन्यजीव कौन कौन से हैं? जैसे मगरमच्छ, सांप, हिरण। इनका अधिक शिकार इसलिए होता है क्योंकि मगरमच्छ की खाल का कई तरीके से मानव यूज करता है, जैसे लेदर बनाना, पर्स बनाना, बैग बनाना। ठीक है, सांप की खाल का भी यूज होता है। सांप के कुछ लोग क्या होते हैं कि इनके गोश्त को भी खाया जाता है, इनके मीट को भी खाया जाता है। ठीक है, हिरण की भी खाल का यूज होता है। ठीक है, ढोल इत्यादि बनाने में इनकी खाल का यूज होता है। इसलिए वन्य प्राणियों का संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला है अनवीकरण योग्य पदार्थ का, ठीक है, संरक्षण। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, उनका संरक्षण अति आवश्यक है। जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, ये हमारी धरती पर एक लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। ये आने वाले समय में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, तो इनके यूज पर थोड़ा प्रतिबंध या इनका यूज थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे ये अधिक समय तक चल सकें। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? ये कच्चा तेल या कच्चा कोयला। ठीक है, कच्चे तेल से ही हमारा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं? कच्चे तेल से। तो इसके यूज पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इनका यूज कम करना चाहिए, जिससे ये अधिक समय तक बने रहें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। @education hub 940।